करने के लिए। विदेश यात्रा को सस्ता किया गया है, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। तो अब क्या माना जाए कि ये नई प्रायोरिटी गवर्नमेंट सेट कर रही है? हालांकि टूरिज्म बीजेपी सरकार का, एनडीए सरकार का एक पुराना एजेंडा रहा है इसको बढ़ाना आगे, लेकिन अगर टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग पर पैसा सरकार खर्च कर रही है, टूरिस्ट प्लेसेस पर और जितने भी हमारे पुरातत्व क्षेत्र हैं उन पर केंद्रित है, तो ये माना जाए कि टूरिज्म सेक्टर के लिए तो अच्छी खबर आई है। बिल्कुल, टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की कि 10,000 टूरिस्ट ट्रेन जो गाइड हैं वो ट्रेन किए जाएंगे, 10,000 गाइड, और उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। तो इसका मतलब हम अपने यहाँ देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल मेडिकल टूरिज्म का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, क्योंकि आसपास के देशों के लोग भारत की मेडिकल सुविधाओं पर बहुत भरोसा करते हैं। अनुज जी देखिए, इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। बाहर की जो कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ केयर के लिए यहाँ पे आते हैं और उसके लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी हैं अच्छे हॉस्पिटलों में, लेकिन उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी देखा जाए कि जो प्राइजेज उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है और जो इंडियन की पेइंग कैपेसिटी है, तो वो रेट्स जो उस क्वालिटी की सर्विस जो इंडियन है उनको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं अभी देख रहा हूं, इसमें विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने की बात है। मुकेश जी, इसका क्या फायदा हो सकता है? इसको किस तरीके से देखते हैं सरकार के फैसले को? विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए कहीं ना कहीं, जैसे हिंदुस्तान के बच्चे आज पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो इसी तरह से बाहर के बच्चे अगर यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज, टाउनशिप अच्छी होगी तो जरूर यहाँ पे बच्चे आएंगे और कहीं ना कहीं राजस्व भी बढ़ेगा। ठीक है मट्टू जी, विदेश यात्रा को सस्ता किया गया है, इसको कैसे समझा जाए आसान शब्दों में? क्योंकि मेरी जो परिभाषा है वो तो ये कि अगर मैं विदेश जा रही हूँ तो मैं फॉरेन करेंसी ज्यादा खर्च कर रही हूँ, मैं उनको ज्यादा बढ़ावा दे रही हूँ, इससे मेरा कैसे फायदा है? मैडम ऐसा है, देखिए जो लिबरलाइज मैनेजमेंट मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म से ज्यादा विदेशी टूरिज्म को सरकार बढ़ावा दे रही है। उसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि रिजर्व बैंक की स्कीम में आप $2.5 लाख तक पर एनम अंडर लिबरलाइज जो एक्सचेंज मैनेजमेंट है उसमें हर एक इंडिविजुअल एंटाइटल है। अब उसमें क्या था, सरकार ने पिछले साल 7 लाख से 10 लाख तक उसको टीसीएस कलेक्शन के लिए मतलब छूट दे दी थी। 10 लाख से जो ऊपर है उस पे टीसीएस होगा। अब वो टीसीएस इन्होंने कम कर दिया। अब मान लो मैं ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ और मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है या मुझे टीसीएस, मैं तो आसान शब्दों में मल्होत्रा जी ये समझना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर विदेशी टूरिज्म को रख रही है? मैं इसके अर्थ समझना चाहती हूँ, मेरा जजमेंट नहीं है, मैं समझना चाहती हूँ। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ ध्यान कहाँ दिया गया है? सिर्फ गाइड्स को ट्रेन देने से नहीं। हम देखें गोवा का टूरिज्म कितना घट चुका है। हम टूरिज्म की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कब करेंगे? और विदेश यात्रा पे हम टीसीएस घटाते हैं, जो 20% से 2% हो जाता है, जो 5% था 10 लाख तक के पैकेज पे, वो 2% हो जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम विदेशी टूरिज्म बढ़ाना चाह रहे हैं या विदेशी बजट जो है उससे बाजार में तो हाहाकार की स्थिति है, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चीजें क्या हैं? इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप हिमेन जी? जी इस समय बात हो रही थी टूरिज्म की, तो मैं नोट कर रहा था कि सरकार ने प्रावधान किया है इसमें टर्टल ट्रेन का। अब टर्टल ट्रेन सब समझ लें होती क्या है। जापान में 2015 में आया था कंसेप्ट ये कि ट्रेन की लाइन ऊपर से पार करती है, नीचे से कंक्रीट का पाथवे बनाया जाता है जिससे कि टर्टल्स जो हैं वो पास कर सके, वो ट्रेन के नीचे ना आए। तो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि केरला, कर्नाटका और उड़ीसा, जहां पर हमारे टर्टल्स की आधिक्य है, उनके लिए ये प्रावधान किया जाए। तो ये बहुत वेलकम स्टेप मुझे दिख रहा है। फिशरीज में ये पहली बार मुझे लगता है कि बजट में कछुओं का जिक्र किया गया, टर्टल का जिक्र किया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या एडवांटेज आने वाले समय में? इस समय फायदा ये दिखाई देगा कि एक तो सबसे पहले जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी रक्षा होगी। ठीक है, हम आए दिन सुनते हैं कि हाथी ट्रेन के टकरा गया, उसकी मृत्यु हो गई या कोई जीव आ गया। ये एक अंडरपास प्रोवाइड करेगा इन जीवों को जिससे कि उनकी लाइफ सेविंग हो सके। प्लस टूरिज्म की दृष्टि से जिन लोगों को देखना है कि टर्टल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसे रहते हैं, ठीक है, उसके लिए पब्लिक कैपेक्स का यहाँ पर जिक्र किया गया, इसको आप आसान शब्दों में दर्शकों को कैसे समझाएंगे? देखिए, पब्लिक कैपेक्स का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी रेलवे आती है, आपके रोड्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1 लाख करोड़ का बजट बढ़ाया गया है, जो कि मुझे लगता है कि इससे रोजगार भी आएंगे और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी होगी। चलिए, हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी जुड़ गए, जरा उनसे भी क्विक कमेंट ले लें। पहले बजट को आप लोग कैसे देख रहे हैं, जरा ये समझ लेते हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, बहुत ध्यान से आप भी बजट देख रहे थे, सुन रहे थे, आपका क्या आकलन है? इसमें कुछ बड़ी बात आपको कुछ नजर आ रही है बजट में? देखिए, दो चीजें साफ हैं। और इसमें बंगाल और आसाम का जिक्र नहीं है, ये भी हमें इसे पॉलिटिकल बजट नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं इससे सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ये लोकोन्मुखी बजट का है वो नहीं है। हमेशा ज़्यादातर बजट में
लच्छेदार भाषाओं का इस्तेमाल होता था वो नहीं है। फिजिकल डेफिसिट कम करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश होगी नहीं होगी देखेगा, लेकिन लक्ष्य जरूर है और उसी लिहाज से इस पर काम किया गया है। कुछ मूलभूत जगहों पर जरूर काम किया गया है। शराबियों के लिए बुरी खबर है, शराब महंगी हो गई है एआई पे, लेकिन अच्छी भाई खबर बहुत बड़ा सरकार का इनकम सोर्स है, आप ऐसे बातें मत कीजिए। नहीं, शराबियों के लिए बुरी खबर है। मैं कह रहा भाई उस कमाई से बहुत डेवलपमेंट वर्क होते हैं। आप शराबियों के लिए बुरी खबर है कि वहां से कमाया ज्यादा जा सकता है, शराबियों से पैसे लिए जा सकते हैं। एआई पे आप सरकार इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़ी बात है। चाइना से और अमेरिका से और यूरोप से आप टक्कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन एआई में इनोवेशन के लिए आपके नाम पे जीरो है। उस पर कुछ 40,000 करोड़ रुपया कुछ इतना है वो लगा रहे हैं। लेकिन जब तक यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी। सरकार का लेकिन एक सामाजिक चेहरा भी नजर आ रहा है, जो कहा है निर्मला सीतारमण, में कोट कर रहा हूं आपके सामने। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे। रहने को घर नहीं है सारा, जहां हमारा गरीब जो है वो कहां पड़ा हुआ है, किसान कहां पड़ा हुआ, मजदूर कहां पड़ा है। गलत आदमी से गलत सवाल पूछ लिया है। हरिभाई जी टेक अवे इस पूरे बजट का टेक अवे, निराश करने वाला बजट है और यही नेगेटिव सेंटीमेंट हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो दूरगामी नतीजे दिखाएं, लेकिन मैं एक शिक्षाविद हूँ। उच्च शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, प्राइमरी शिक्षा के लिए कोई बड़ा कदम इसमें नहीं है। सिर्फ 5 टाउनशिप, यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात की गई है। उनके बनने में 5-10 साल लग सकते हैं। एनईपी 2020 छठवां साल चल रहा है, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की हालत बहुत ख़राब है। मैं शिक्षाविद होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते बहुत खुश नहीं हूँ। निर्मला सीतारमण ने रिफॉर्म एक और मेहमान बराबर में बैठे हुए हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए।